हाँ, तो अब देखिए लैटिस मैटर की डेंसिटी। लैटिस मैटर की डेंसिटी वैसे फार्मूला हम पहले भी बताए हैं लेक्चर नंबर 6 में। एक बार फिर इससे रिलेटेड ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एम्स मेडिकल हो, चाहे वो नीट हो, चाहे जिपमर हो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखोगे, इस फार्मूला से ज़रा सा देखो कि कैसे प्रॉब्लम हम लोग हैंडल करते हैं। तो इसमें जो है फार्मूला यही है कि डेंसिटी किसी लैटिस मैटर की डेंसिटी जेड इफेक्टिव इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यू इंटू एन एवोगाड्रो नंबर। डेंसिटी डी जो है डेंसिटी है लैटिस मैटर की, कि वो लैटिस मैटर जैसे यूनिट सेल एससीसी है, बीसीसी है, एफसीसी है, ईसीसी है, तो उसकी डेंसिटी है कि वो कितना डेंस है, उसकी वो ये डेंसिटी है कि वो कितना डेंस है, कितना घना है, ये डेंसिटी बताता है। ये चीज़, ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ बताता है। तो अब डेंसिटी निकालने के लिए जेड इफेक्टिव इंटू मोलर मास, जेड इफेक्टिव इंटू मोलर मास, एम हो गया मोलर मास, नीचे ए क्यू इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो जेड इफेक्टिव हुआ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। जनरली यूनिट सेल में जेड का वैल्यू एससीसी में 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी बात नहीं होती है, कभी स्पेशल केस न्यूमेरिकल में जब ले लेता है तो ये ज़रूरी नहीं है, जो हम आगे आपको दिखाएंगे कि एफसीसी में कोई ज़रूरी नहीं है कि हरदम आपको 4 ही एटम हो, कुछ खास केस लिए जाएं तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ये चीज़ हो गया। एन हो गई आपकी एवोगाड्रोज नंबर, ए हो गया एज लेंथ, ए क्या हो गया एज लेंथ, एज लेंथ मतलब यूनिट सेल का साइड का लेंथ यानी क्यूब के साइड का लेंथ, और एम हो गया मोलर मास। अगर एटम का केस होगा तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल का केस होगा तो मॉलिक्यूलर मास। इस तरह से आप काम करेंगे। एटम के केस में एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे। ये आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो कि ये आपका एज लेंथ है, ये क्यूब का साइड लेंथ है। एक साइड का लेंथ अगर ये कितना है, ए है, एक साइड का लेंथ अगर ए है तो इसी को हम लोग एज लेंथ कहते हैं। ये एज लेंथ है। और जो एटम अगर कोई खास एटम ही इस फॉर्म में क्रिस्टलाइज करता है, कोई खास दिया हुआ फिक्स निश्चित एटम ही इस फॉर्म में क्रिस्टलाइज कर रहा है, तो उसका एटॉमिक मास ही हो जाएगा m के जगह। अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसके केस में मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा m के जगह। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि आखिर m का वैल्यू होगा क्या, आखिर m का वैल्यू होगा क्या, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अगर मॉलिक्यूल का केस है तो मॉलिक्यूलर मास, और एटम का केस है तो एटॉमिक मास को रख देंगे, दैट इज नोन एज मोलर मास। एंड यू नो एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर तो तुम जानते ही हो, 6.022 इंटू 10⁻23 ये एवोगाड्रो नंबर है, और इसकी भी जब ज़रूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे। और फिलहाल जब तक कुछ स्पेशल केस न्यूमेरिकल में नहीं देता है तो जेड इफेक्टिव हम लोग हर बार जेड इफेक्टिव जो है हम लोग लेंगे
इन SCC में 1, BCC में 2 और FCC में क्या लेंगे 4। ठीक है। जेड इफेक्टिव जनरलाइज्ड विदाउट बाय डिफॉल्ट वी विल टेक जेड इफेक्टिव इन SCC 1, इन BCC 2, इन FCC 4। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये लिख भी लीजिएगा कि आखिर जेड इफेक्टिव हम लोग रखेंगे क्या। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव आप लोग यही रखेंगे जब न्यूमेरिकल आएगा। कभी कभी तो यही निकालना भी हो सकता है, कभी कभी खतरनाक क्वेश्चन रहेगा तो हो सकता है कि इसी को हम लोग निकालें और निकाल के रेडियस बनाएं। तो कई तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन हो तो आपको एक घुमावदार क्वेश्चन देंगे इस पर कि आखिर कैसे घुमाता है, कहाँ से कहाँ ले जाता है। ये ज़रा सा आप देखें। अभी आप पिछले लेक्चर में रेडियस निकाले हुए हैं तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन एक देखिए, आपको प्रैक्टिस के तौर पे डेंसिटीज के फार्मूला से रिलेटेड है और साथ में प्रीवियस जो फार्मूला पढ़े हैं उससे भी रिलेटेड है। बड़ा बढ़िया और टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा घुमावदार है। मतलब एक क्वेश्चन में आपको पूरा मशक्क़त करवा देगा, पूरा मेहनत करवा लेगा, हर तरह का आपसे काम करवा लिया जाएगा। आप ज़रा ध्यान से देखिए। एक कहा जा रहा है कि नियोबियम नाम का एलिमेंट है, आप जानते ही हैं, Nb उसका सिंबल है। नियोबियम जिसका एटॉमिक मास 93U होता है, 93U एटॉमिक मास है नियोबियम का। क्रिस्टलाइजेज इन BCC आप पढ़े हैं। BCC में नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं, अभी अभी आपको बताए हैं। तो BCC में 2 एटम है और BCC के फॉर्म में ही नियोबियम क्रिस्टलाइज करता है, यानी कि सभी कॉर्नर पे एटम होंगे और साथ में एक बॉडी पर होगा। ये ध्यान रखिएगा। और टोटल जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा 2, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इफ़ द डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी दे दिया, देन द एटमिक रेडियस ऑफ नियोबियम। ये तो मुश्किल क्वेश्चन पूछ दिया। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया ऐसा, आप ध्यान देना बाबू, कि क्वेश्चन में अगर इस तरह से कहा कि ये क्यूब है और इसमें BCC का केस है, यानी एटम आपको यहाँ है, एटम यहाँ है, एटम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और साथ में एक बॉडी में भी है। एक एटम कहाँ है, बॉडी में भी है, ध्यान रहे। तो एक बॉडी में है और साथ साथ बाकी सभी कॉर्नर पर एटम्स अगर हैं, ऐसा केस दिया जा रहा है, तो इस केस में नियोबियम का रेडियस पूछा, रेडियस ऑफ Nb, रेडियस ऑफ Nb पूछा जा रहा है। तो रेडियस का तो कोई जगह ही नहीं है आपके फॉर्मूला में। आपका फॉर्मूला है D = जेड इफेक्टिव इंटू M डिवाइडेड बाई क्या, एवोगाड्रो नंबर इंटू एज लेंथ A³ इंटू क्या, एवोगाड्रो नंबर। तो आप देखिए डेंसिटी का जो आपका फॉर्मूला है डेंसिटी का, इसमें जेड इफेक्टिव इंटू मोलर मास बाई एज लेंथ क्यूब और इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये फॉर्मूला आपका है आपके पास। इस फॉर्मूला में आपको R तो रेडियस नहीं है, ऑफ कोर्स आपको डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक, जेड इफेक्टिव आप BCC से कंफर्म हो जाएंगे कि 2 होगा, आप BCC से कंफर्म हो जाएंगे कि जेड इफेक्टिव 2 होगा। मोलर मास आपको 93U दिया हुआ है, ये भी ठीक है।
आपको डेंसिटी दिया हुआ है 8.55, ये भी ठीक है। आपको एवोगाड्रो नंबर पता है, ठीक है, तो आपको एज लेंथ पता नहीं है, एज लेंथ निकल जाएगा। लेकिन एज लेंथ तो निकालना नहीं है, हमें तो निकालना है रेडियस। आपको एज लेंथ नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है रेडियस। तो रेडियस कैसे निकलेगा ये आप सोचिए, रेडियस कैसे निकलेगा ये आप सोचो, ठीक है। तो रेडियस निकलेगा, पिछले दिन आप एक और फॉर्मूला पढ़े थे कि रेडियस r इज इक्वल टू √3a/4। तो अगर आपको a पता चल जाए, a निकल जाए, तो इससे आप रेडियस नहीं निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ नियोबियम RNB, इससे आप रेडियस तो निकाल ही लोगे ना नियोबियम का। तो इससे आप रेडियस निकालने में सक्षम हो जाएंगे। आपको अगर ए पता चल जाए तो आप रेडियस निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एम्स का है तो नेचुरली थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट होगा ही। तो 2 स्टेप क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप में आपका काम होगा कि आप एज लेंथ निकालो, और सेकेंड स्टेप में आपका काम होगा कि आप एज लेंथ रख के रेडियस ऑफ नियोबियम निकालो। इट इज़ द प्लानिंग ऑफ प्रॉब्लम, इसे कहते हैं प्लानिंग ऑफ प्रॉब्लम। प्लानिंग, प्लान करना, प्लानिंग ऑफ प्रॉब्लम। आप इस प्रॉब्लम की प्लानिंग कर लिए। प्लानिंग ऑफ प्रॉब्लम, आपने इस प्रॉब्लम का प्लानिंग किया कि हम कैसे एज लेंथ निकालेंगे और फिर एज लेंथ से कैसे हम रेडियस निकालेंगे। एज लेंथ से कैसे हम क्या निकालेंगे? रेडियस निकालेंगे। ये आपने प्लान कर लिया, ठीक है। और यही आपका मेन थीम हुआ, मेन जो है कॉन्सेप्ट हुआ, और ये चीज़ आपने देखा, आपको समझ में आया। तो अब आप प्लान कर लिया, अब तो आपको न्यूमेरिकल बनाना है, और जो कि आप आसानी से बना सकते हो, वैसे बना देते हैं आप कहोगे तो। लेकिन मेन प्रॉब्लम में होता है प्लानिंग। अगर इफ़ यू हैव प्लान्ड द प्रॉब्लम देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो you are going through your planning. You have planned this problem. First you have to find the edge length by the help of density, and secondly you have to put the edge length to get the radius of niobium. So likewise in this way you can find out the radius of niobium. अब आप प्रॉब्लम को प्रोसीड कीजिए। ये प्लानिंग हुआ, अब प्रोसीडिंग में आप क्या करोगे? पहले ए क्यू निकालोगे। तो ए क्यू क्या हो जाएगा? ए क्यू इजकल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव आपका क्या है? 2, मोलर मास 93, डेंसिटी आ जाएगा 8.55, और एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब नाउ ए क्यू, इसे क्या करोगे? इसे और इसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इसे और इसे मल्टीप्लाई करो। तो 8.5 है, 6.0 है, 8 6 जा 48, और 48 में 4 और ऐड कर दीजिए तो आपको हो जाएगा लमसम 52 के लमसम हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा नियर अबाउट 1.8 वोल्ट के नज़दीक, 1.7 वगैरह के नज़दीक, ठीक है। और उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये नियर अबाउट आएगा 3.61, ठीक है।
और ये 10 टू द पावर ये 23 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर, वहाँ 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -23, 10 टू द पावर -23। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप क्या करोगे, 10 टू द पावर ये जो है क्यूब रूट 10 टू द पावर -23 को तो नहीं कर पाएगा, तो ऐसा करो कि जिससे कि क्यूब रूट ख़त्म कर लेवे। ठीक है, तो इसका पावर ऐसा बनाओ, तो अगर -24 पावर होगा तो 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 या 24 होता है। तो ये 24 अगर होगा तो आपका क्यूब रूट ख़त्म हो सकता है 8 से ख़त्म हो सकता है। तो डेसिमल 1 डिजिट आगे बढ़ा दो और कर लो। तो a इज इक्वल टू 36.1 इंटू 10 टू द पावर -24, और ये लमसम हो जाएगा 3.306 टू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। चूँकि इसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट है, इसका यूनिट क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो इसीलिए आंसर में आपको एज लेंथ आपका आ गया सेंटीमीटर में। अब एज लेंथ आपका मिल चुका है, एज लेंथ आपको पता चल चुका है। अब आपको रेडियस ऑफ नियोबियम चाहिए, तो रेडियस ऑफ नियोबियम इज इक्वल टू आपको √3a/4। ठीक है, और √3 1.73 इंटू a/4। ए का वैल्यू हो गया 3.306 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, रेडियस ऑफ नियोबियम क्या होगा, अब इसको आप कैलकुलेट करो। √3 का वैल्यू हो गया, ये 1.73 2 के नज़दीक है, और इसे कैंसिल करेंगे तो ये 2, और इसे कैंसिल करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, 1.43 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, ये आ गया सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में कोई आंसर नहीं है, या तो एंगस्ट्रम में है नहीं तो पिकोमीटर में। तो मीटर तो है ही, देखिए एंगस्ट्रम भी मीटर होता है, ये भी मीटर होता है, तो पहले तो इसको मीटर में चेंज कीजिए। तो 1.43 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, इसे मीटर में चेंज करने के लिए क्या करिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 100 से डिवाइड कीजिएगा। तो 100 से आप डिवाइड किए तो -8 के जगह क्या हो जाएगा, -10 मीटर हो गया मीटर में। ये 10 टू द पावर -10 मीटर, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड किए तो मीटर में चेंज हो गया। अब मीटर में हो गया लेकिन 10 टू द पावर -10 मीटर को एंगस्ट्रम कहते हैं, 10 टू द पावर -10 मीटर को एंगस्ट्रम कहते हैं। तो 1.43 एंगस्ट्रम अगर कोई चॉइस होता तो हम मारते, लेकिन नहीं है, तो यही चॉइस है, वैसे मार सकते हैं यहीं पर। और आंसर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो आप निकालेंगे 143 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। डेसिमल 2 डिजिट राइट गया तो 10 के पावर -12 हो गया। 10 टू द पावर -12 मीटर को हम लोग पिकोमीटर कहते हैं, 143 पिकोमीटर, 143 पिकोमीटर। ठीक है, तो 143 पिकोमीटर आ गया, और इसी को हम लोग फाइनली आंसर रख देते हैं, आंसर लगा देते हैं। इस तरह क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और ये आपने देखा। ठीक है।
देखिए उसी फार्मूला पर एक और क्वेश्चन जिपमर 2018 में पूछा गया था, और इसमें जो है क्वेश्चन में क्या है कि एन एटम के बारे में पता नहीं है इनको कि कौन एटम है। जैसे पिछले क्वेश्चन में नियोबियम एटम था जिसका मोलर मास 93 था, तो वो चल गया। अब पूछ रहा है कि एन एटम जिसके बारे में इनको नहीं पता, फॉर्म्स एफसीसी। ये बड़ी मज़ेदार, एफसीसी का मतलब जेड इफेक्टिव 4 हो गया, हाँ है ना। तो जेड इफेक्टिव 4 हो गया एफसीसी का मतलब। क्रिस्टल विथ डेंसिटी, डेंसिटी तो दे दिया, ठीक ही है। चलिए जेड हो ही गया, डेंसिटी हो ही गई, एज लेंथ भी लीजिए, दे दिया, एज लेंथ हो ही गया, एवोगाड्रो नंबर हो ही गया। तो बचा क्या? मोलर मास, मोलेकुलर मास ऑफ द एटम इन एमयू, एमयू में ही है। और मोलर मास निकालना है तो बहुत मज़े की बात है भैया, मोलर मास निकालना है, यानी मोलेकुलर मास निकालना है, यानी एटॉमिक मास निकालना है। एटम है तो एटॉमिक मास। तो ये जो है एक बात है, ठीक है। इसमें तो आप जान ही रहे हैं कि कैलकुलेशन लेंदी होता है, होगा। और इसके कैलकुलेशन को अगर सच में आप एग्ज़ाम में सचमुच में करके आंसर मिलाइएगा तो एक क्वेश्चन आपका कम से कम 3-4 या नहीं तो 5 मिनट ले लेगा। और एक क्वेश्चन में जो बच्चा 5 मिनट दे दिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो रह गया, यहीं पे रह जाएगा, निकल नहीं पाएगा कंपटीशन में। तो क्वेश्चन को कम से कम टाइम में बनाइए, कम समय में बनाइए, कुछ कोशिश कीजिए, कुछ अपना दिमाग लगाइए, कुछ आईक्यू लगाइए, और क्वेश्चन को लिस्ट से लिस्ट समय में बनाइए। कम से कम अधिक से अधिक अगर टाइम लेता है कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन में, तो पर क्वेश्चन जितना टाइम अलॉटेड है, यानी अगर 1 मिनट अलॉटेड है तो 1 मिनट से आपको अधिक नहीं लगना चाहिए किसी भी सूरत पे। अगर उससे ज़्यादा लगता है तो इसका मतलब आप दिक्कत में आ जाओगे। तो इसके लिए आप क्या करो कि चॉइस को देखो तो चॉइस जो है क्या है, ये हरदम अपना नेचर में डेवलप कर लो। हरदम ये ध्यान रखना, एक 98 है, एक 63 है, एक 32 है, एक 93 है। तो जो है डिफरेंस अच्छा खासा है, चॉइस में डिफरेंस अच्छा खासा है। और इसमें आप क्या करोगे कि आप नियर अबाउट कैलकुलेशन करोगे तो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करके निकल सकते हो। अप्रॉक्सीमेट करना, एक्यूरेट मत करना, नहीं तो एक्यूरेट में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलो पहले तो इस क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन में बनेगा कैसे। तो D = हम लोगों का क्या था, जेड इफेक्टिव इंटू क्या था, मोलर मास डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर Na इंटू ए क्यूब, एज लेंथ का क्यूब। निकालना है आपको m, तो m = D Na ए क्यूब डिवाइडेड बाई जेड इफेक्टिव इंटू जेड इफेक्टिव, ठीक है बस। और ये D हो गया। तो जेड इफेक्टिव एफसीसी में 4 होता है, आप जानते हो। तो एफसीसी वाला जेड इफेक्टिव 4 यहाँ पुट कर दोगे, और डेंसिटी पुट कर दोगे, एवोगाड्रो नंबर पुट कर दोगे, और ए क्यूब पुट कर दोगे, कैलकुलेशन कर लोगे, आंसर मिल जाएगा, टिक मार दोगे, बन जाएगा। ये तो सही है। तो ये तो तुम बना ही लोगे। अब तुम्हें जो है बनाने के लिए बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बस अगर मैं बताऊंगा तो तुम्हें ट्रिक बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे शॉर्टकट जल्दी करके और इसे टिक लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आप देखिए, मोलर मास निकालने के लिए आप डेंसिटी पुट करोगे 8.92, देखिएगा इसका यूनिट मिलीलीटर है। मिलीलीटर किसे कहते हैं आपको पता है? मिलीलीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है। मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब को का ही दूसरा नाम मिलीलीटर है। सेंटीमीटर क्यूब का दूसरा नाम क्या है? मिलीलीटर है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ भी सेंटीमीटर। यूनिट का झमेला नहीं है, यूनिट का नो टेंशन, ठीक है ना। इसलिए आनंद लीजिए, यूनिट का टेंशन नहीं है। 8.92
ये हो गया आपका डेंसिटी। उसके बाद एवोगाड्रो नंबर भी लिख ही दीजिए, 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू एज लेंथ। एज लेंथ कितना है भैया? एज लेंथ 3.6 इंटू 10⁻⁻8, 3.6 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4। ऐसा है कि ये क्वेश्चन अब कैलकुलेशन करके कोई बच्चा निकाल सकता है, इसमें अब कुछ रहा नहीं। अगर मैं कुछ बताऊं तो इसमें यही बताऊं कि इसका कैलकुलेशन, वैसे तो कोई बच्चा कैलकुलेशन करेगा तो जनरल कैलकुलेशन करेगा तो टाइम ज़्यादा लगाएगा, यहीं कैलकुलेशन में ही 2-3 मिनट टाइम लग जाएगा, तो इसलिए उस कैलकुलेशन को नहीं करना है। आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है। अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालने का हम आपको टिप्स दे रहे हैं। देखिएगा, ये 10⁻⁻8 है और इसका पावर 3 है। 10⁻⁻8 का पावर 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -24 हो गया। 10⁻⁻24 हो जाएगा और 10⁻⁻24 इसके साथ ऐड होगा तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपके दिमाग में रख लीजिए कि 10⁻⁻1 यानी एक जीरो ख़त्म कर देगा। अब मन ही मन क्या कीजिए कि ये इसको नियर अबाउट 9 मान लीजिए, नियर अबाउट 9, और ये 6 हैं ही, 6, इसको नियर अबाउट 6 से है ना, ये 9 और ये 6, 9 6 जा कितना होता है? 9 6 जा कितना होता है आप बताओ? तो 9 6 जा होता है 54 के नियर अबाउट। ठीक है, और ये 3.6 है का क्यूब है, 3.6 का क्यूब, तो 3 का क्यूब आप जानते हो कितना होता है? 27, और 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64 होता है। तो आप 64 4 का क्यूब होता है और कितना होता है इसमें? 3 का क्यूब 27 होता है। तो ये नियर अबाउट क्या जाएगा इन दोनों के बीच में कहीं, क्योंकि 3.5 से भी बड़ा है, यानी ये नियर अबाउट 64 के नज़दीक रहेगा, 27 के नज़दीक नहीं। तो आप 50 के अप्रॉक्स मान सकते हैं, 50 के अप्रॉक्स मान लीजिए या 45 के अप्रॉक्स मान लीजिए, कुछ भी ये मान के आप निकाल लीजिएगा, आप नियर अबाउट आंसर पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो इसको क्या करोगे? मान लो 50 के अप्रॉक्स मान लिया, तो 50 के अप्रॉक्स मान लिया तो ये 50 ठीक आ जाएगा, और एक जीरो जो है कैंसिल हो जाएगा 10⁻⁻1 से, तो ये तो 5 ही रह जाएगा। ठीक है, और ये आपको नियर अबाउट कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो ये नियर अबाउट 14 आ जाएगा, और 14 5 जा क्या होगा, क्या आएगा? नियर अबाउट 70 के आ जाएगा, नियर अबाउट 70 के आंसर आ रहा है, और 70 के नियर अबाउट जो भी आपको आंसर हो उसे टिक लगा दीजिए। तो 70 के नियर अबाउट 63 है, तो इसे आप टिक लगा दीजिए। ठीक है, तो इसलिए नियर अबाउट आंसर आप लगा लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन करके कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर आप टिक कर सकते हैं। जब आंसर में गैप बड़ा हो, आपको बताए थे गैप बड़ा रहता है, नियर अबाउट वाला 1% 2% क्वेश्चन रहता है, जिनका कि बहुत नज़दीक चॉइस रहता है। ठीक है, तो ओके।